करेंगे। 24 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक बिहार के पटना में होने जा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक फुल फ्लेज्ड होने वाली है और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी 26 सितंबर से बिहार में हुंकार भरने जा रही है। और ऐसे में अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन से क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की रणनीति और नीतियों को तय करने वाली सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी बिहार चुनाव को लेकर 24 सितंबर को पटना में फुल फ्लेज्ड मीटिंग करने जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगे। बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषक इसे कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति मान रहे हैं। इस तरीके से जो ए टीम और बी टीम की बात कही जा रही है या फिर तेजस्वी यादव के जितने भी मसले हैं उसको ग्रैब करने की बात कांग्रेस की कही जा रही है, माई बहन मान योजना की बात कर लें या जो भी बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता काफी कुछ इशारा कर रही है। जैसे आरजेडी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया तो कांग्रेस ने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। वोटर अधिकार की साझा यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन लीड राहुल गांधी ने किया। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके शोर में तेजस्वी के बड़े मुद्दे गौण हो गए। यहां तक कि आरजेडी तेजस्वी को बार बार सीएम फेस बताता रहा, लेकिन कांग्रेस चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल दल है, तो कुल मिलाकर के हमारा उनके साथ अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। महागठबंधन में कई बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है, लेकिन पटना से दिल्ली तक कई बैठकें कर चुकी कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी पर सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। उम्मीदवारों से आवेदन ले रही स्क्रीनिंग कमेटी कई कैंडिडेट का नाम भी तय कर चुकी है और अब बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। 20 सितंबर को तेजस्वी की यात्रा समाप्त होने के बाद तुरंत 24 सितंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली गई है और 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ी जनसभा भी करने जा रही है। कांग्रेस जो है वो बिहार में अपनी जमीन जो है वो तलाशने में खोजने में जुटी है। बहरहाल देखना यही होगा कि कांग्रेस जो आरजेडी पर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के दबाव बना रही है उसमें वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार कर रही है और आरजेडी के नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही अगुवाई सब दिन किया है चुनाव में। आज भी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। हालांकि पसंदीदा सीटों पर दांव हो या फिर सीएम फेस पर तनाव, अभी भी कई बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासी चाल का तेजस्वी की रणनीतियों पर कितना असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वायरल है। उधर आपको बता दें कि किसी तरह की तरफ से अभी और कोई जानकारी आना बाकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर जो टिप्पणी की गई थी उसका मामला अब सियासी मुद्दा बन रहा है। आरजेडी की रैली में तेजस्वी यादव के सामने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर लालू परिवार में ही आवाज उठ रही है। दरअसल रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने खुल करके इसकी निंदा की है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी मां के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है,
ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ माँ को देवता माना जाता है और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माता जी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत ठहराया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला और कहा कि नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है। तो वहीं बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव दस्तक देने वाला चुनावी हलचल तेज हो गई और जनता की भागीदारी का इंतजार अब खत्म होने को है। राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं और निर्वाचन आयोग भी अंतिम तैयारियों में यहां पर जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है कि अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आ रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आएंगे। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम सीईसी के साथ बिहार दौरे पर होगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का भी उत्साह चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। चुनाव की किसी भी तारीख का हम स्वागत सत्कार करने के लिए 24/7 तैयार है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हुए हैं। पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव की यात्रा से महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता भी गदगद हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने ये दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। एक और राजनीतिक पार्टियों का उत्साह तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की तैयारी दोनों चरम पर है। 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है।
बिहार की धरती हमेशा से लोकतंत्र की आवाज को मजबूती से बुलंद करती रही है। इस बार भी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुर्सी बरकरार रख पाएंगे या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली से संवाददाता अमितेश के साथ पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग उठाई तो पूर्णिया के कांग्रेस सांसद पप्पू यादव इतना भड़क गए कि उन्होंने बाबा बागेश्वर पर विवादास्पद बयान दे डाले। हालांकि इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला आस्था और राजनीति की नई बहस छेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। देखिए, ये पगला है, ये सरकार प्रायोजित बंदर है। बाबा बागेश्वर ने की धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने की मांग। राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया आपत्तिजनक बयान। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव में धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने को लेकर तलवारें खिंच गई है। छतरपुर में रामलीला के एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने आरती के बाद राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। रामलीला परिसर में बाबा बागेश्वर के साथ ही सैकड़ों हजारों लोग खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि लोगों में धर्म भक्ति के साथ देशभक्ति भी जागे। लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बाबा के इस बयान की तीखी निंदा की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान दे डाला। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें। देखिए, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। बाबा बागेश्वर और पप्पू यादव के बीच ये टकराव पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी महाकुंभ और बाबा की बिहार यात्रा पर पप्पू यादव ने उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस बार तो पप्पू यादव ने उन्हें देश से बाहर भेजने तक की बात कर दी। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में
सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक मतभेद, चुनावी रंग और धर्म का तड़का लिए बाबा बागेश्वर बनाम पप्पू यादव की ये जुबानी जंग अभी और आगे जाती दिखाई दे रही है।